नमस्कार। राइस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आज से प्रारंभ कर रहे हैं एसआई परीक्षा के लिए एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ विधिवत कक्षाएं चलेंगी। हमारी ये कक्षाएं लाइव चल रही हैं और ऑफलाइन भी चलेंगी। आप लाइव अटेंड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आकर के जयपुर में कोचिंग क्लास में आकर के इसे अटेंड कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, मैं एसआई का फर्स्ट पेपर हिंदी आपको पढ़ाऊंगी और अब थोड़ी देर बाद हिंदी की कक्षा प्रारंभ होगी। पहले हम राजस्थान पीएसआई परीक्षा में आने वाले पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। इसमें कौन कौन सा पाठ्यक्रम है, कौन कौन से प्रकरण हैं जो हमारी परीक्षा में आने वाले हैं, जिनके लिए हमें यहाँ पर तैयारी करनी है। सबसे पहले शब्द रचना, शब्दों की रचना, जिसमें 4 प्रकरण है: संधि, संधि विच्छेद, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। ये चारों प्रकरण आपको पढ़ने को मिलेंगे, अब तैयार करना है। दूसरे में शब्द प्रकार हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द तत्सम, अर्थ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयबोधक इत्यादि, निपात आदि जितने भी अव्यय होते हैं इन सबको हम पढ़ेंगे और बहुत सही क्रम में इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्मों का अर्थ, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली एक्सेट्रा। शब्द शुद्धि इसके अंदर आएगी। वाक्य की कोटियां, व्याकरण की कोटियां, जैसे कुछ परसर्ग, परसर्ग का मतलब यहाँ पर होता है समास, ये होते हैं आपके कारक। परसर्ग का मतलब है कारक, कारक की विभक्ति, इन्हें हम परसर्ग कहते हैं। तो हमें परसर्ग के अंतर्गत कारक ही पढ़ने हैं। लिंग, वचन, पुरुष, काल, संज्ञा में लिंग वचन होते हैं, पुरुष, काल, वृत्ति इत्यादि हमें सारी चीजें पढ़नी है। पक्ष, वाच्य, ये सब क्रिया में है। वाक्य रचना, वाक्य किस प्रकार से बनते हैं, कितने होते हैं, वाक्यों के क्या प्रकार हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां और अंत में अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली, क्योंकि राजकाज में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये हमें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बनने आप जा रहे हैं, जो पीएसआई की परीक्षा देंगे वो प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो अधिकारी होने के नाते इन सारी चीजों की जानकारी होना परम आवश्यक है। इसीलिए शायद पीएसआई की परीक्षा में हिंदी का फर्स्ट पेपर रखा है और हिंदी की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए हिंदी का पेपर में अच्छे नंबर लाएं और अच्छे से तैयारी करें, ताकि कोशिश ये रहे कि पूरे 100 में 100 क्वेश्चन हमारे सही हों। हम इतनी अच्छी तैयारी करेंगे। आज हम कमर कसते हैं कि आज से ही, क्योंकि सरकार ने आदेश कर दिया है कभी भी आपकी वैकेंसी आउट हो सकती है, और बस आज से ही कमर कस लें कि हमें अच्छे से तैयारी करनी है। चलिए, सबसे पहले हम अपने सिलेबस के अनुसार आपका संधि प्रकरण शुरू करते हैं। संधि तो हम सबको आती है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। ऐसा लगता है कि संधि में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब पेपर हमारे सामने आता है तो कम से कम 10 क्वेश्चन शब्द शुद्धि के आते हैं, 5 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि के आते हैं, और प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, ये सारे कुल मिला के 20 से 25 प्रश्न हो जाते हैं जो हमारे संधि पर ही डिपेंड होते हैं। अगर हमने संधि अच्छे से पढ़ ली तो संधि से बहुत सारे प्रश्न तैयार हो सकते हैं, और खास तौर से शब्द शुद्धि, 50% शब्द शुद्धि के जो शब्द होते हैं वो हम संधि से ही तैयार कर लेते हैं। तो वहां पर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो 10 प्रश्नों के उत्तर हम बिल्कुल थोड़े से प्रयास में प्राप्त कर सकते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए हम संधि को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। हमने सामने कुछ शब्द रखे हैं जिनकी हम परीक्षा लेते हैं, परीक्षा करते हैं इनके टुकड़े करके कि इनमें किस प्रकार से संधि काम कर रही है, कौन सी संधि है, कैसे हम संधि से प्रारंभ करेंगे। चूंकि ये हमारी कक्षा लाइव चल रही है, इसलिए हम आप लोगों से भी प्रश्न करते हैं, इनके उत्तर आप हल करें अपनी कॉपी में, इनको विच्छेद करें और आप कमेंट करके बताएं कि इनके उत्तर क्या हो सकते हैं, इनमें कौन सी संधि है। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बराबर से आप इन प्रश्नों के उत्तर हमसे पहले देंगे।
मुक्त अवली। अगर हम इसको ऐसे करते हैं मुक्त अवली तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? मुक्त माने होता है खुला और अवली माने होती है पंक्ति। पंक्ति हमेशा बद्ध होती है, नियम में बंधी होती है, कभी खुली नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर होगा मुक्ता। मुक्ता का मतलब होता है मोती। मुक्ताकाश, यहाँ पर मुक्त होगा, मुक्ता नहीं होगा। बस यही हमने आपको बताने के लिए इन शब्दों को लिखा है मुक्त आकाश, क्योंकि आकाश खुला होता है, वो मोतियों का नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मुक्त होगा। ये संधि का नियम बराबर है, दोनों में दीर्घ संधि है, अ और अ मिलाकर दीर्घ आ हो रहा है, लेकिन ये अ और अ दो में से कोई भी हो सकता है, हमें शब्दों के अकॉर्डिंग इन्हें समझना पड़ेगा। तीसरा है मुक्ताहार। अब इसको हम करेंगे मुक्त हार। मुक्ताहार, क्योंकि हार भी खुला नहीं होता है, हार बंधा हुआ होता है, हार बंधा हुआ होता है, हार खुला नहीं होता है। हार लड़ी में बंधा हुआ है, इसलिए मुक्ता। यहाँ पर होगा मोतियों का हार, ना कि खुला हार। संधि विच्छेद करते समय सबसे बड़ी बात है कि हमें जब संधि विच्छेद करें, उनके टुकड़े करें, तो टुकड़ों के सही अर्थ निकलने चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। मूसलाधार, मूसल प्लस धार, इसकी संधि नहीं होगी, देखिए, क्योंकि ये मूसला आधार कर देंगे तो अर्थ गलत हो जाएगा। मूसल माने मोटा, मूसल जैसी मोटी। जब बहुत तेज बारिश होती है तब हम बोलते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है। तो यहाँ पर जो अ की मात्रा है वो सिर्फ ध्वनि परिवर्तन है, यहाँ पर केवल संधि नहीं हुई है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि केवल संयोग या समास भी, यहाँ हम समास तो है ही है लेकिन संधि नहीं है। ये देखिए, इसको भी ऐसे ही देखते हैं, दीनानाथ। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा दीन अनाथ, और दीन अनाथ करते ही दीनानाथ अर्थ बदल जाएगा। दीन माने गरीब, कमजोर, अनाथ माने भी जिसका कोई ना हो। यानी इसका दीनानाथ का अर्थ हो गया कि जो बिल्कुल गरीब है, कमजोर है, जिसका कोई नहीं है। इस और दीनानाथ कहते हैं भगवान को, तो फिर इसका मतलब है कि ये वाली संधि यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ वही ध्वनि परिवर्तन है, दीननाथ। इसी तरह से ये भी है सत्यनाश। सत्यानाश का मतलब होता है सत्यनाश, जिसके सत्य का ही नाश हो गया। और सत्य प्लस अनाश कर देंगे तो जिसके सत्य का नाश नहीं हुआ, उल्टा हो जाएगा। तो इनमें, इन तीनों शब्दों में संधि नहीं है, केवल समास है। तो देखिए, हम समास भी शब्द ऐसे हैं जिनको हम संधि मान लेते हैं, यहाँ पर संधि करके अर्थ बदल जाएगा। ये केवल मुख्य सुविधा के लिए ध्वनि परिवर्तन है। जब हमें बोलने में असुविधा होती है तो कभी तो हम दीर्घ कर देते हैं ह्रस्व से, और कभी ह्रस्व से दीर्घ करते हैं, कभी दीर्घ से ह्रस्व कर देते हैं। मात्राओं में परिवर्तन होते रहते हैं। हमने हमेशा अपनी मुख्य सुविधा के लिए, उच्चारण के लिए, जो आसानी से शब्द निकले, इसके लिए हमने परिवर्तन हिंदी में किए हैं। तो केवल दीननाथ, दीनों का है जो नाथ, दीनानाथ तो दीनों का नाथ है। अरे इसको तो दीनानाथ कहते हैं, दीननाथ दीननाथ कहते कहते धीरे धीरे ये दीनानाथ बन गया। ऐसे ही सत्य, जिसके सत्य का नाश हो गया हो, सत्यनाश, सत्यानाश हो, तो धीरे धीरे बोलने के कारण, हमारे उच्चारण के कारण इसमें परिवर्तन आया और यहाँ पर दीर्घीकरण इन मात्राओं में हो गया, इनमें संधि नहीं है। अब यहाँ देखते हैं साहित्य। साहित्य में यह प्रत्यय लगा है, तो देखिए ये प्रत्यय की बात आ गई। यहाँ भी संधि नहीं है, पर हम समझते हैं, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है साहित्य का सही विच्छेद क्या होगा, तो हम लोग विच्छेद को केवल संधि से जोड़ लेते हैं कि उस परीक्षा में ये प्रश्न आया था, इसका मतलब है कि इसमें संधि है।
तो किसी के टुकड़े करना, किसी को अलग करना, विच्छेद करना मात्र संधि नहीं होता है। संधि के कुछ अपने नियम होते हैं, संधि के कुछ बातें, कुछ ऐसे तरीके जिन्हें हम आगे चल के समझेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हर जगह हर शब्द में संधि नहीं हो सकती है। कहीं मात्र संयोग भी होता है, कहीं समास के द्वारा शब्द जुड़े होते हैं, कहीं प्रत्यय के द्वारा जुड़े होते हैं और कहीं उपसर्ग के द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये केवल यह प्रत्यय लगा है और यह प्रत्यय लगने से यहाँ पर स्वर में वृद्धि हुई है। तो साहित्य हमें बोलने में कठिनाई हुई। इस प्रत्यय के नियम है कि जब भी कुछ 5-7 प्रत्यय हैं जिनको लगाने से मूल शब्द के प्रारंभिक स्वर में वृद्धि होती है और बाद वाला जो स्वर इसमें है इसका लोप होता है। इस तरह से ये साहित्य बना। तय आधा हो गया और तय आधा हो गया, ये इसका आ निकल गया और जब तय आधा हो गया तो यह इसमें जब मिलाया जाएगा तो ये साहित्य बन जाएगा। अब हम देखते हैं अधीन। अधि ईन, ये भी प्रत्यय है, ईन प्रत्यय है और अधि उपसर्ग है। ये शब्द केवल प्रत्यय और उपसर्ग से मिलकर बना है। तो इसमें देखिए इस शब्द में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा प्रश्न बताइए जिसमें 2 प्रत्यय हैं, एक से अधिक प्रत्यय है या एक से अधिक उपसर्ग है या प्रत्यय उपसर्ग दोनों हैं। और ऐसा भी शब्द होता है जिसमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग चारों होते हैं। आगे हम संधि के दौरान इन सब के बारे में बताएंगे, क्योंकि अब जो परीक्षाओं के आजकल हमने जो अभी 2-4 पेपर देखे हैं उनसे ये समझ में आया है कि अब परीक्षक साधारण शब्दों का विच्छेद नहीं पूछते हैं। अब परीक्षाओं के पेपर कुछ अलग ढंग से पूछने लग गए हैं। तो हमें कोशिश करना है अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपनी तैयारी के द्वारा कि हम एग्जामिनर के, आज के समय में एग्जामिनर की जो मानसिकता है उस मानसिकता तक पहुंच सकें, ये समझ सकें कि वो किस तरह के प्रश्न हमसे जानना चाहता है। क्योंकि सीधे सीधे शब्दों का विच्छेद कर देना, संधि कर देना, ये बहुत साधारण सी बात हो गई है, अब सबको आने लगा है। एक समय था 10 से 15 साल पहले जब 2-2, 4-4 शब्दों के संधि विच्छेद बच्चों को नहीं आते थे, लेकिन आज पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते आज हम इस स्तर तक आ गए हैं कि शायद ही कुछ ऐसे शब्द बचते हो जिनका विच्छेद हमें ना आता हो। तो अब एग्जामिनर को पता है कि जो सबको आता है वो परीक्षा में वो नहीं पूछता है। क्यों? अगर वो पूछ लिया तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर वो नौकरी किसे देंगे। इसलिए जो बहुत मेहनत करेंगे, एग्जामिनर की मानसिकता तक पहुंचेंगे, एग्जामिनर की जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रकृति है प्रश्न बनाने की, उसको समझेंगे, तब जाकर के हम परीक्षा को पास करने के लिए अपने आप को श्योर कर पाएंगे। अभी कल ही वो डिप्टी जेलर की परीक्षा हुई जिसमें 150 शब्द हिंदी के थे, बड़ा अच्छा पेपर आया है। लेकिन पेपर की प्रश्नों की प्रकृति देखें तो साधारण प्रश्नों को भी परिवर्तित करके घुमा के दे दिया है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग आगे अपनी एसआई की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल निश्चित है कि आगे आने वाला एसआई का पेपर भी बिल्कुल उसी ही तर्ज पर आएगा और इसी प्रकृति पर अगर आ गया तो निश्चित है कि हमारे 100 में 100 उत्तर आ जाएंगे, हमारे पूरे प्रश्न तय होंगे। तो इस शब्द की थोड़ी सी प्रक्रिया हम जान लें। इसमें देखिए उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और संधि भी है, तीनों है इसमें। देखिए उपसर्ग लगा है और प्रत्यय लगा है और दोनों से मिलकर के बना है तो दीर्घ संधि हो गई, ई प्लस ई, तो संधि भी है। लेकिन यहां पर समास नहीं है, ये ध्यान रखना कि ऐसा शब्द होता है जिसमें चारों हो सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां संधि होती है, प्रत्यय भी होता है, उपसर्ग भी होता है, लेकिन समास नहीं होता। किन शब्दों में? जो शब्द प्रत्यय और उपसर्ग से बने होते हैं, आगे इनको हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे जब संधि पढ़ेंगे। प्रत्यय और उपसर्ग से बने होते हैं वे, उनमें समास नहीं होता है, क्योंकि वो एकार्थी शब्द होते हैं, उनके पूरे पद का एक अर्थ होता है।
पूरे पद का एक अर्थ होता है, इसलिए समास नहीं होता है, क्योंकि समास में दोनों पद प्रधान, दोनों पद का महत्व होता है, दोनों पद होने चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा, यहाँ बहुत सारे शब्द देख करके ये समझ में आया कि हम अगर संधि पढ़ते हैं तो संधि के साथ साथ हम प्रत्यय भी पढ़ते हैं, हम उपसर्ग भी पढ़ते हैं, हम समास भी पढ़ते हैं। संधि के प्रकरण में ही इन सारी चीजें हमारे सामने आ गई हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कि संधि क्या है। सबसे पहले संधि पढ़ने से पहले हम ये भी जान लें कि संधि पढ़ते पढ़ते लगभग 20% उपसर्ग तैयार हो जाते हैं और साथ ही 20% प्रत्यय भी तैयार हो जाते हैं संधि में, और लगभग 30% समास भी तैयार हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे संधि के शब्दों में समास नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांशतः समास होते हैं। और सबसे बड़ा जो आपको लाभ मिलने वाला है वो 50% शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि वाला जो आपका प्रकरण है, चैप्टर है, वो आपका संधि पढ़ते 50% क्लियर हो जाने वाला है। और जब शब्द शुद्धि के अगर 10 प्रश्न आ गए तो ये मान के चलिए कि हमने संधियां अगर अच्छे से समझ ली, और संधि एक ऐसा चैप्टर है जो अगर समझ लिया तो आज परीक्षा तक तो क्या, आजीवन नहीं भूलेंगे, क्योंकि संधि संस्कृत के नियम, संस्कृत से बने हैं, संस्कृत में संधि के नियम हैं, और जो उस समय बनाए गए थे वही आज भी हैं। आज तक उनमें ना कोई परिवर्तन हुए हैं और ना आगे कोई परिवर्तन होने की संभावना है। समास में भी बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, प्रत्यय में भी आ गए हैं, उपसर्ग में भी, हालांकि उपसर्ग में बहुत कम है, संस्कृत के में तो नहीं है, लेकिन हाँ हिंदी के उपसर्ग हैं बहुत सारे, हम उर्दू के उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग प्रयोग करते हैं, उनमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं पहले की अपेक्षा। लेकिन संधि आज भी वहीं की वहीं है, और जो परिवर्तित नहीं होता है उसको समझना सबसे आसान होता है। तो आज हम इस बात को निश्चय करेंगे कि हमें अब संधि पढ़नी है तो केवल एसआई परीक्षा के लिए नहीं पढ़नी है, बल्कि हमें संधि इसलिए पढ़नी है कि संधि हमारी हो जाए, ऐसा कोई भी शब्द ना हो जो हमें ना आए। क्योंकि राजस्थान की लगभग 80%, 70 से 80% परीक्षाओं में संधियां आती हैं। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और शब्द शुद्धि, ये 5 प्रकरण ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, और इन 5 प्रकरण में 10 से 15 या 20 तक प्रश्न आपको मिलते हैं। तो ये मान के चलिए कि किसी भी परीक्षा में अगर आपको 20-25 प्रश्न सही करने हैं तो संधियों को अपनी मुट्ठी में बंद करना होगा। इसलिए अब हम संधियों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो ये हमारी लगभग यहाँ बात हो गई कि हमारी तैयारी है, इतना हम मान लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं संधि क्या है, कैसे हुई, संधि हुई क्यों। देखिए, हमारे प्राचीन समय में आर्य भाषा थी, आर्यवर्त हमारा देश था, संस्कृत भाषा थी हमारी, साहित्य की भी संस्कृत थी और बोलचाल की भी संस्कृत भाषा थी। धीरे धीरे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से फिर आकर के हमारी पुरानी हिंदी, और अब आज नई हिंदी के रूप में हमारे सामने, खड़ी बोली के रूप में हमारे सामने है। जो हमारे सामने हिंदी का रूप है वो मानक खड़ी बोली का रूप है। तो हिंदी ने भी बहुत लंबी यात्रा पार करी है, ये हमारा अभी यहाँ विषय नहीं है इसको पढ़ने का। यहाँ सिर्फ हमें ये जानना है कि उस समय में जब हमारी बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, और संस्कृत के शब्द इतने क्लिष्ट थे, इतने बड़े थे कि लोग अपनी मुख्य सुविधा के लिए उनको मिला मिला कर बोल रहे थे, उनको छोटा करके बोल रहे थे। इस मिलाने की प्रक्रिया को, शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया को, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से क्या हुआ, कुछ परिवर्तन आए, उन शब्दों में परिवर्तन आए। और ये परिवर्तन आए तो कैसे आए, शब्दों में परिवर्तन नहीं आए, ये आए ध्वनियों में परिवर्तन, इनमें हुआ ध्वनियों में परिवर्तन। जैसे
साहित्य आकाश, बड़ा शब्द है, बोल दिया साहित्य आकाश, जल्दी बोला साहित्य आकाश, कौन बोले दो शब्द, छोटा कर दिया साहित्य आकाश। तो देखिए क्या परिवर्तन हुआ। अब हम यहाँ देख सकते हैं शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, साहित्य आकाश। देखिए किसी भी शब्द का, शब्द जैसा था वैसा ही रहा। देखिए रूप कोश नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला, और अर्थ भी नहीं बदला, क्योंकि उनका बोलने का तात्पर्य अर्थ परिवर्तन नहीं था। उनके बोलने का तात्पर्य था कि सिर्फ हमें बोलने में आसानी हो, हम ऐसे शब्द निर्माण करें, शब्दों को ऐसे संक्षिप्त करें, छोटा करें कि हमें बोलने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, और हमारा समय भी बचे। अब स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को लौह पथगामिनी विश्राम स्थल कहते हैं। अब हम उसको स्टेशन, अंग्रेजी का शब्द बोलते हैं, और ज्यादा हुआ, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं तो स्टेशन बोल देते हैं। अगर हम किसी से पूछे कि भैया लौह पथगामिनी विश्राम स्थल कहाँ पर है, जितनी देर हमारा वाक्य पूरा होगा उतनी देर में वो चला जाएगा, बताएगा नहीं। तो लंबे लंबे वाक्यों को, लंबे लंबे शब्दों को छोटा करने के लिए जब हमने बोलने के प्रयास किए तो यहाँ परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, इसका अ और इसका अ दोनों मिल गए, और दोनों मिल करके क्या हुआ, एक में परिवर्तित हो गया। ये देखिए, ये जो है आपका बड़ा। तो इस तरह से ये परिवर्तन हुए। तो इन परिवर्तन के कारण, तो देखिए परिवर्तन आए, और परिवर्तन किस में आए, ध्वनि में आए। तो देखिए इस तरह से अब हम देख सकते हैं अपनी संधि की परिभाषा बहुत आसान हो गई कि जब शब्दों के बीच में ध्वनि परिवर्तन, यानी यहां हम कह सकते हैं शुद्ध शब्दों में वार्णिक परिवर्तन, वार्णिक परिवर्तन, वार्णिक परिवर्तन हो तो संधि होती है। अब जब ये परिवर्तन हुआ तो इन बदलते हुए परिवर्तन को देखकर हमारे व्याकरणों ने क्या किया, कुछ निश्चित नियम बनाए। क्योंकि जब इस तरह से शब्द प्रचलन में आ ही गए हैं, क्योंकि जब बोलचाल से आए तो धीरे धीरे वो साहित्य में भी आने लगे। संस्कृत साहित्य था, साहित्य में भी उनका प्रचलन होने लगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही धीरे धीरे साहित्य में आता है। तो जब साहित्य में आने लगे तो हमारे व्याकरण के विद्वानों ने, व्याकरणों ने सोचा कि इनके नियम बनाए जाएं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे जैसे जैसे भाषा उन्नति की ओर बढ़ेगी तो आगे आने वालों को परेशानियां ना हो, इसलिए उनके नियम बनाए। तो देखिए संधि की परिभाषा में केवल 3 चीजें निकलकर सामने आई, वर्ण, परिवर्तन और नियम। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि परिवर्तन तो होता है, लेकिन किस में होता है, वर्णों में। और जब परिवर्तन होता है तो उनके नियम भी होते हैं। इनके नियम भी निश्चित हो गए। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, संधि हुई क्यों, संस्कृत भाषा को बोलने के कारण संधि हुई। तो फिर संधि का एक नियम और भी निश्चित हो गया कि संधि केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही होती है। तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द या कोई भी किसी भी प्रकार के शब्द में संधि नहीं होती है और ना हो सकती है, ना ही आगे होने की संभावना है। इसलिए संधि के नियम जहां से निकले हैं, जहां से जितने नियम बने हैं वो बराबर निश्चित हैं। तो देखिए जहां परिवर्तन है वहां संधि है। सबसे पहली बात, परिवर्तन नहीं है तो संधि नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि
मुंह, जैसे यहां हम लिख दे सीधे अधिगम, अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और गम। अभी हम आगे और आपको समझाएंगे, पर देखिए जरूरी नहीं है कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द संधि ही हो। दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन अधिगम देखिए जैसे यहां है वैसे ही यहां है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात हमारी कि अगर परिवर्तन नहीं है तो संधि नहीं है। पहली शर्त, संधि की पहली शर्त है परिवर्तन नहीं तो संधि नहीं। और परिवर्तन सिर्फ वर्णों में, अगर कहीं किसी शब्द में परिवर्तन आ जाए तो मान लीजिए कि वहां संधि नहीं है। जैसे इतिहास और एक, अब ये पूरा कैसे हो गया, ऐतिहासिक, पूरा का पूरा रूप बदल गया शब्द का, देखिए बदल गया ना, शब्द बदल बिल्कुल। तो इसका मतलब कि यहाँ इस शब्द से इस शब्द में काफी परिवर्तन, कुछ तो ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप बता ही नहीं सकते कि किन से बने हुए हैं, आगे हम उनको डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ इनको नहीं लेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी बात मान लें, तीन बातें ध्यान रखें कि परिवर्तन जहां होगा वहीं नियम, वहीं पर संधि होगी, और जो परिवर्तन होगा सिर्फ वर्णों में होगा, न कि शब्दों में। तो निश्चित नियम और उनके अपने नियम हैं, और संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही होगा। तीन बातें यहां पर हमें अच्छे से समझनी है। अब इन तीन बातों के बाद तीन बातें, तीन बिंदु और समझने पड़ेंगे हमको। क्या? देखिए, नियम तो हो, नियम हो पर सही हो। कभी कभी गलत नियम भी लग जाता है और हमारा संधि गलत हो जाता है शब्द। देखिए जैसे यहां पर हम एक उदाहरण बताते हैं इसका, जैसे एक शब्द है सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह। यहां पर अगर हम इसका संधि विच्छेद सत्य आग्रह करते हैं, यानी नियम क्या लगाया हमने, नियम देखिए, नियम जरूरी है पर नियम होते हैं कभी कभी, देखिए अ और आ दोनों का मिला करके दीर्घ हो गया, ये हो गया आपका एक नियम। अगर हम इसको दूसरे से, अगर हम इसको यण संधि से विभाजित करें तो या का ई हो जाएगा, ये हो जाएगा सती आग्रह। आपकी जब परीक्षा होगी तो दोनों ऑप्शन मौजूद होंगे। देखिए नियम यहां भी लग रहा है, देखिए अ, ई के स्थान पर बना य और इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी तो बन गया सत्याग्रह। देखिए इससे भी वही बनेगा, देखो स त आधा बचा, ई से या बन गया और आ की मात्रा लग गई, यहां से भी सत्याग्रह बना। देखिए दोनों में नियम सही नियम है, ये यण संधि का नियम है और ये दीर्घ संधि का नियम है। अब हमारे पास समस्या आती है कि हम कैसे समझें कि कौन सा नियम सही है और कौन सा गलत है। एक तो गलत है, दो तो हो नहीं सकते। आपके सत्याग्रह के ऑप्शन में दोनों के उत्तर जो ऑप्शन होंगे दोनों मिलेंगे, सती प्लस आग्रह और सत्य प्लस आग्रह। अब समस्या है कि इसमें यण संधि का नियम सही है, कहीं से नियम गलत नहीं है, और इसमें दीर्घ संधि का नियम गलत नहीं है, तो नियम तो हो पर सही हो। इसके लिए जरूरी है कि अर्थ परिवर्तन ना हो, ये हमें ध्यान रखना है, अर्थ परिवर्तन न हो, क्योंकि संधि का काम है रूप, संधि रूप परिवर्तित करती है, संधि का काम है रूप परिवर्तन। शब्द के रूप में परिवर्तन आ जाएगा लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए यहां पर हम देखें, इसका जो अर्थ है वो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, और यहां पर
जो नियम है इसका मतलब है सती के लिए आग्रह। आग्रह दोनों में है, इसलिए के लिए ही आएगा, क्योंकि आपको पता है ये तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास द्वितीय पद प्रधान होता है। जो द्वितीय पद होता है उसी के हिसाब से विभक्ति कारक परसर्ग निकलता है। प्रथम पद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ कुछ भी लिख दो, चाहे सत्य लिख दो चाहे सती लिख दो। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अब उन्होंने सती कहा था कि सतियों से कि तुम आओ और मरो, सती हो। भाई कोई सती को कहता है? सती बनने के लिए कोई आग्रह करता है? सती की आराधना कर सकता है कोई, सती हो गई, सती देवी हो गई, हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, सती की उपासना करते हैं, सती की आराधना करते हैं, लेकिन किसी को सती बनने के लिए आग्रह नहीं करते हैं। आग्रह केवल सत्य के लिए करते हैं। ऐसे ही एक शब्द आ जाए यहाँ पर, सत्याराधना। सत्याराधना, तो देखिए यहां पर सत्य आराधना नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। संधि सही है, संधि का नियम सही है, लेकिन क्योंकि सत्य की आराधना नहीं होती है, सत्य की कोई पूजा नहीं करता है, सत्य के लिए आग्रह करता है, सत्य के लिए लड़ता है, सत्य के लिए मरता है, सत्य की रक्षा के लिए प्रयास करता है, युद्ध करता है, सत्य की पूजा नहीं करता है कोई। तो इस तरह से इसके उत्तर में आपका सत्य आराधना नहीं होगा, इसके उत्तर में आपका होगा सती आराधना। नियम वही है, यहाँ पर आपका यण संधि का नियम लगेगा, सती आराधना। तो हमें ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है। संधि सीखने से पहले अगर हमने इन बिंदुओं पर ध्यान दे लिया तो हमसे कभी गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि संधि का मतलब है रूप परिवर्तन, न कि शब्द अर्थ परिवर्तन। तो पहली शर्त है कि नियम तो हो, पर नियम हमें देखना भी पड़ेगा कि सही लग रहा कि नहीं लगेगा। वो नियम हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थ परिवर्तन ना हो। जो अर्थ मूल शब्द का है वही अर्थ टुकड़ों का भी होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए अब तीसरी बात यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि टुकड़ों के जो शब्द हों वो कैसे हों? सार्थक हों। कभी कभी संधि में ऑप्शन में कभी कभी निरर्थक शब्द आ जाते हैं। जैसे एक शब्द आ गया, बहुत पूछा जाता है, अभयारण्य, ये शब्द है। अब हम इसके टुकड़े करें, अगर हम दीर्घ संधि, देखो इसमें दोनों नियम हम बना सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इस आ को छोटा भी कर सकते हैं, अरण्य, हमें पता है अरण्य माने वन होता है, तो अरण्य कर सकते हैं। ये आरण्य भी हो सकता था अगर यहाँ जरूरत होती तो। और अब भी क्या है? निरर्थक। अब का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये निरर्थक शब्द है। तो जहां निरर्थक शब्द आ गया वहां संधि हो नहीं सकती, इसका मतलब इसका ये नहीं है। अब इसको हम अगर यण संधि से करें तो य के टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर बनेगा अभी आरण्य। अब यहाँ पर हम इसको अरण्य नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यण संधि का नियम है कि या ई से बनता है, लेकिन या में लगा हुआ जो स्वर है उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। यहाँ हम बहुत डिटेल में नियम पर नहीं जाएंगे, आगे हम जब क्रम से संधियां पढ़ रहे हैं तो हम नियम सीखेंगे। सिर्फ यहाँ इतना बता दें कि ये अभी उपसर्ग तो है, ये तो सही है, लेकिन आरण्य निरर्थक हो गया, क्योंकि अरण्य होता है और संधि के नियम के अनुसार इसे हम अरण्य नहीं कर सकते। तो देखिए इसका मतलब है कि इस शब्द के दोनों ही विच्छेद गलत हो गए। तो अब क्या करें? अब करें ये कि ये शब्द ही गलत है। शब्द शुद्धि में आता है, शब्द आता है अभयारण्य।
ये देखिए, अब इसका संधि विच्छेद सही होगा। अब है, अब इसमें यण संधि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि य से पहले आधा स्वर नहीं है। यण संधि की ये विशेषता है कि य से पहले स्वरहीन व्यंजन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो य होता है वो ई से बनता है। अब है और अरण्य, अब यहाँ भी हम स्वतंत्र हैं, बड़ा छोटा कोई भी कर सकते हैं अपने शब्द के अनुसार। तो देखिए, पहली बात तो जहां आरण्य होगा वहां नहीं होगा, जहां अव्यय होगा वहां नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही अलग हो जाएंगे। किसी भी परीक्षा में, किसी भी प्रश्न में दो ऑप्शन बिल्कुल नकारात्मक होते हैं, तो ऐसे होते हैं जो हमें सही लगते हैं, पर दोनों सही नहीं होते हैं। हम सही उत्तर पर, सही ऑप्शन पर तभी पहुंच पाएंगे जब हमें सारे नियम, सारी प्रक्रियाएं संधि की अच्छी तरह से आती होंगी। तो देखिए, अब आ गया अभय। अ माने नहीं, भय माने डर, नहीं डर, यानी जहां हमें कोई डर नहीं होता। और अरण्य माने होता है वन, यानी ऐसा वन, ऐसा जंगल जहां हमें कोई डर नहीं होता। किसे कहते हैं अभयारण्य? प्राणी विज्ञान, चिड़ियाघर, ये जितने भी बने, राजस्थान में तो बहुत सारे अभयारण्य हैं। आप भूगोल की, ज्योग्राफी की, जीके की किताब उठा के देख लीजिए, अभयारण्य ही लिखा होगा, यही शब्द होगा। अगर ये लिखा है तो गलत है। अभयारण्य, अब शब्द शुद्धि के लिए एक शब्द तैयार। तो देखिए कितना शुरुआत हो गई आपकी। यहाँ पर हम बाकी सारी चीजों को नहीं, यहाँ पर हटाते हैं, सिर्फ यहाँ जो हमारे मुख्य नियम है उनको रखेंगे, ताकि पढ़ने में भी समझ में आए चीजें, दिमाग में एकदम से हौच पौच ना हो। तो देखिए, तीन चीजें, तीन हमने पहले सीखी थी क्या? पिछले पेज पर हम देख चलते हैं। तीन हमने पहले बातें, परिवर्तन होता है जहां और वर्णों में होता है वो संधि होती है। अगर परिवर्तन नहीं, यहां पर हम एक चीज और जोड़ देते हैं कि परिवर्तन नहीं तो संधि नहीं, परिवर्तन नहीं तो संधि नहीं, बस निश्चित है। फिर वो प्रत्यय भी हो सकता है, वो उपसर्ग भी हो सकता है, वो समास भी हो सकता है, या संयोग मात्र भी हो सकता है। तीन चीजें, परिवर्तन है तो संधि है, परिवर्तन वर्णों में है और वर्णों के अपने निश्चित नियम है। संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही संधि होती है। तीन बातें हमने यहाँ देखी और तीन बातें यहाँ की। जो संस्कृत से नियम बने हैं वो नियम सही हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। और सही कैसे होंगे? जब हम उनका अर्थ देखेंगे, अर्थ परिवर्तन ना हो, यानी जो अर्थ मूल शब्द का हो, जो अर्थ संधि शब्द का हो, वही अर्थ टुकड़ों का भी होना चाहिए। ये हम देख लेंगे दूसरा नियम अर्थ देख करके। और ऐसा हो सकता है कि भाई आप लोगों ने हिंदी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी है तो शब्दों के अर्थ नहीं आते हैं, लेकिन जब आप संधि पढ़ने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो घूम फिर के बार बार वही आते हैं। ईस है, ईन है, इप्सा है, इच्छा है, इतने सारे शब्द हैं जो बार बार घूम के वहीं आएंगे। तो आपको संधि करते करते उनके अर्थ समझ में आ जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि टुकड़ों का अर्थ आता हो, पर पूरे शब्द का अर्थ सबको आता है। जैसे एक शब्द है मनोविकार, सबको आता है मनोविकार का अर्थ क्या है, लेकिन ये नहीं पता बना कैसे है, मनः विकार। तो शब्दों के अर्थ लगभग सबको आते हैं। संधि करते करते हम टुकड़ों के अर्थ भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो तीन चीजें, टुकड़ों के शब्द सार्थक हो, टुकड़ों के भी शब्द सार्थक हो, अर्थ परिवर्तन ना हो, नियम सही हो। अब दोनों नियम, दोनों बातें जो हमने सीखी कि पहले तो नियम परिवर्तन निश्चित हो, जहां परिवर्तन है वहां संधि, फिर परिवर्तन है तो किसमें है? वर्णों में। वर्णों में है तो उनके नियम होने चाहिए, नियम उनके बनाए गए हैं, हमारे संस्कृत के विद्वानों ने बनाए हैं, जो हमारे पास आसानी से उपलब्ध हैं। संस्कृत के व्याकरण के ग्रंथों में भी आप देख सकते हैं, और आजकल तो सब जगह किताबें मिलती हैं। संस्कृत के नियम, संधि के नियम हर जगह एक जैसे होते हैं, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो शब्द है उसका संधि विच्छेद हर टीचर एक ही बताएगा, कोई उसका विच्छेद दूसरा नहीं बताएगा। सिर्फ अंतर यह है कि हम
संधि को अच्छे से कैसे समझें कि कोई भी नया शब्द आ जाए, क्योंकि परिवर्तन तो किस में हो रहा है? वर्ण में। तो वर्ण के नियम है, और जब वर्णों में परिवर्तन हो रहा है और वर्ण के नियम निश्चित हैं और हमने नियम सीख लिए हैं, तो फिर शब्द कुछ भी हो, फर्क क्या पड़ना है? शब्द में परिवर्तन होना ही नहीं है, तो शब्द कठिन से कठिन हो, सरल से सरल हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, इससे हमारे संधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने तीन बार इन 6 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद ही हम संधि सीखेंगे कि संधि क्या है। संधि करते समय शब्दों में कुछ वार्णिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम संधि कहते हैं। तो जहां परिवर्तन होता है वहीं संधि है, ये निश्चित है। और परिवर्तन ही वर्णों में होता है, ये भी निश्चित है। और वो जो नियम है, जब परिवर्तन निश्चित हो गया है तो नियम भी उनके निश्चित हो गए हैं। तो नियम के साथ साथ हमको आगे सारी चीजों को ध्यान रखते हुए पढ़ना है। और इसके बाद नियम कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। तो संस्कृत के तत्सम, ध्यान रखना, संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही संधि होती है। समास तत्सम में भी होते हैं, तद्भव, देशज, विदेशी, सब में, संकर शब्द सब में होते हैं। इसी तरह से प्रत्यय उपसर्ग भी देशज, हिंदी, विदेशी सब शब्दों के होते हैं, लेकिन संधि केवल संस्कृत के शब्दों की। तो संधि करने के लिए हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि नियम जब हम सीख रहे हैं तो सारे सीखेंगे, लेकिन शब्द में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें कौन सा नियम लगेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक साथ 2 नियम भी लग जाते हैं और दोनों सही होते हैं। वहां पर हम क्या करें? वहां पर हमें बचाएगा अर्थ परिवर्तन, क्योंकि दूसरी शर्त है कि अर्थ परिवर्तन ना हो। पहली शर्त है नियम सही हो, दूसरी शर्त है अर्थ परिवर्तन ना हो, और तीसरी शर्त है कि जब हम संधि विच्छेद करें तो दोनों टुकड़े सार्थक हों। कई बार नियम सही होता है, टुकड़े भी सार्थक होते हैं, लेकिन अर्थ परिवर्तन होने के कारण संधि का जो उत्तर है जो हम लगा कर आते हैं वो गलत हो जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये पूरी संधि में। अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो निश्चित है कि 2-4 प्रश्न गलत करके आ जाएंगे। देखिए, स्वागत में दीर्घ संधि भी दिख रही है, क्योंकि सबसे पहले दीर्घ संधि का भ्रम होता है आगत। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, संधि कर दी, नियम सही आ गया, आ बन गया आ, सार्थक शब्द भी आ गए, स्व माने अपना और आगत माने आगमन। अब देखिए, हम स्वागत करते हैं किसका? जिसको बुलाते हैं, जो आता है, जो हमारे घर आता है, जिसको हम इनवाइट करते हैं उसका, ये खुद का ही करते हैं। तो देखिए, इस हिसाब से तो इसकी जो इंग्लिश है वो क्या हो गई? सेल्फ कम, जबकि स्वागत की इंग्लिश है वेलकम। देखिए, अर्थ परिवर्तन हो गया। अगर हिंदी से नहीं तो अंग्रेजी से समझ लो। स्व माने अपना, आगत स्वयं का, हम अपने आप का स्वागत करते हैं। अपने आप का कौन स्वागत करता है? हम जिसको बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से बुलाते हैं, जिसके आने से हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद का अनुभव होता है, उसको कहते हैं आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। अगर कोई बिना बुलाए आ गया, बेमन से, जिसको हम पसंद नहीं करते वो आ गया, तो हम उसको क्या कहेंगे? आइए, वेलकम कहेंगे। अच्छा, ऐसे देखेंगे घूर के, हाँ ठीक है, बहुत दिनों बाद आया आप, या बहुत दिनों बाद याद किया, एक हमारी मायूसियत निकल कर आएगी। तो स्वागत हम उसका करते हैं जिसे हम सम्मान से, प्यार से बुलाते हैं और जिसके आने से हमें अच्छा लगता है। तो इस अच्छा लगने का अर्थ तो स्वागत में नहीं आया। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे? हम इसको हम बदल देंगे, हमें लाना है वेलकम की हिंदी, ठीक है ना? तो देखिए, इसको हम यण संधि से करेंगे। सु, व का ऊ होता है और आ बड़ा है आगत। सु माने अच्छा, आगत। देखिए, ऊ का जो ऊ इसमें है, इससे व बन गया, और ये जो इसकी स्वर की मात्रा इसमें आ जाती है।
और स आधा रह जाता है, क्योंकि ऋण संधि में जब य से ई से या और ऊ से व बनाते हैं तो उसके पहले वाला व्यंजन जो है वो स्वरहीन हो जाता है, ये इसकी पहचान है। तो देखिए अब सु माने क्या होता, अच्छा, आगमन, तो जिसका आगमन शुभ है, अच्छा है, आनंददायक है, शुभ है जिसका आगमन, अच्छा है जिसका आगमन, जिसके आने से हमको अच्छा लगता है, वो होता है। अब सु माने अच्छा, यानी वेल माने होता है अच्छा। अब आ गई इसकी अंग्रेजी सुआगत का मतलब हो गया वेलकम। तो देखिए यहाँ पर इन चीजों को हमें समझते चलना है। संधि की इतनी सारी बातें समझने के बाद अब हमारे अंदर एक उत्सुकता जाग रही है कि अब हमें संधि पढ़ना ही चाहिए। क्यों? अब हम संधियों के लिए क्यों रुकें? लेकिन अभी एक समस्या और है, संधि के ये नियम कौन बताएगा? कौन बताएगा बताइए? किसके पास है? आपके पास है? आपको पता है नियम? तो बताइए, चलिए कमेंट्स करके लिखिए कम से कम कि संधि के नियम कहाँ मिलेंगे, किस किताब में मिलेंगे, किस कोचिंग में मिलेंगे, किस टीचर के पास मिलेंगे। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि संधि वर्णिक परिवर्तन है, जहां परिवर्तन है वहां संधि है, और परिवर्तन सिर्फ वर्णों में होता है, और संस्कृत के तत्सम शब्दों में केवल संधि होती है। संधि करते समय हमें नियमों का ध्यान रखना है, नियम सही होना चाहिए, शब्दों के टुकड़े सही होना चाहिए, और सारी संधि के जो निचोड़ है वो ये है, जो अंतिम बिंदु जो है और महत्वपूर्ण है कि अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संधि को हम रूप परिवर्तन। एक प्रश्न और आता है, संधि का दूसरा नाम क्या है? संधि का दूसरा नाम है रूप परिवर्तन। संधि को रूप परिवर्तन कहते हैं। ये भी प्रश्न एक बार परीक्षा में आ चुका है, रूप परिवर्तन। संधि को हम दूसरे नाम से जानते हैं, रूप परिवर्तन, क्योंकि यहाँ रूप परिवर्तन होता है। एक ऑप्शन अर्थ परिवर्तन भी होगा, एक वाक्य परिवर्तन भी होगा, एक वर्ण परिवर्तन भी होगा, और हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, वर्ण परिवर्तन आंसर लगा के आ जाते हैं। वर्ण का परिवर्तन संधि का नियम है, न कि संधि का अर्थ है। वर्णों का परिवर्तन संधि का नियम है। अब नियम कौन बताएगा? परिवर्तन किसमें हो रहे हैं? परिवर्तन किसमें हो रहे हैं? वर्णों में, क्योंकि वार्णिक परिवर्तन है ना। तो नियम कौन बताएगा? वर्ण ही तो बताएंगे, वर्ण ही तो नियम बताएंगे। भाई जिसको चोट लगती है दर्द उसे ही होता है, और कितना हो रहा है वही बताएगा। जिस पर दुख पड़ता है, दुख का एहसास कितना हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वही बता सकता है, दूसरा कैसे बता सकता है? तो परिवर्तन की चोट किस पर पड़ी? वर्णों पर। तो नियम कौन बताएगा? वर्ण। यानी नियम समझने के लिए, संधि के नियम समझने के लिए हमें क्या करना होगा? वर्णों की ओर जाना होगा, हिंदी वर्णमाला को ताकना पड़ेगा, वहां से पूछना पड़ेगा कि वर्णों के नियम कहाँ से आए, कैसे संधि हुई। तो देखिए ये जो वर्ण परिवर्तन है वो वर्णों के आधार पर होने के कारण होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 बातें फिर निश्चित करते हैं। यदि परिवर्तन स्वरों में है, यदि स्वरों में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर स्वर संधि। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संधि है। यहां भी हम परेशान हो जाते हैं कि कौन सी संधि कैसे बताएं। सीधा सा तरीका है, स्वरों में परिवर्तन है तो स्वर संधि, व्यंजन में परिवर्तन है तो व्यंजन संधि। अगर यही परिवर्तन व्यंजन में है, व्यंजन में है तो व्यंजन संधि, और अगर विसर्ग में है, विसर्ग परिवर्तित हो रहा है तो विसर्ग में संधि, क्योंकि संधि वही है जहां परिवर्तन है तो विसर्ग संधि।
देखिए यहाँ पर तीन तीन बातें हर जगह निकलकर सामने आ रही हैं, हमें इनको ध्यान रखना है। स्वर में परिवर्तन तो स्वर संधि, व्यंजन में परिवर्तन तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में परिवर्तन तो संधि। क्यों? क्योंकि संधि वही है जहां परिवर्तन है, और परिवर्तन वर्णों में है। वर्ण हमारे तीन प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो वर्णों के आधार पर परिवर्तन होने के कारण तीन प्रकार की संधियां हो गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आशा करते हैं आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब हमने आपसे कहा था कि वर्णों में नियम मिलेंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा हिंदी की वर्णमाला की ओर जाना पड़ेगा। पहले हिंदी की वर्णमाला समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जो वर्णों का विभाजन हुआ है उसे समझते हैं, क्योंकि ये जो उत्पत्ति के आधार पर जो विभाजन है वो संस्कृत से आई हुई ध्वनियां हैं। क्योंकि हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है, इसलिए संस्कृत से ही हमने ध्वनियों को भी लिया है। संस्कृत से आई हुई ध्वनियां, इनको हम उत्पत्ति के आधार पर कहां से इनका जन्म हुआ। तो देखिए सबसे पहले मूल ध्वनियां जो संस्कृत से ली गई, मूल स्वर। तो देखिए सबसे पहले हम स्वर देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी हमने बताया नहीं, व्यंजन बाद में देखेंगे। पूरी वर्णमाला का विभाजन करने की हमें जरूरत नहीं है, हमने अपने पिछलू बिंदु से ही समझ लिया है कि वर्णमाला को तीन भागों में विभाजित किया गया है, स्वर, व्यंजन और चूंकि विसर्ग इसलिए लेते हैं, विसर्ग संधि संस्कृत का है, हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, पर कुछ शब्दों में प्रयोग भी होता है। लेकिन विसर्ग से बने हुए बहुत सारे शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उनके नियमों को समझने के लिए हमें संस्कृत के विसर्ग संधि के नियमों को समझना आवश्यक होता है। इसलिए संधियां तीन प्रकार की हो जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मूल स्वर है संस्कृत से आए, ए, ई, उ और री। केवल 4 ध्वनियां हैं जो संस्कृत से हिंदी में आई हैं। तो यहां पर हम समझ लें कि ये जो मूल स्वर जहां जहां आएंगे, जिस शब्द में आएंगे, किसी भी शब्द के बीच में अगर आपको ये मूल ध्वनियां दिखाई दें, मूल स्वर दिखाई दें, तो वहां संधि नहीं होगी। जैसे किरण, नमन, जहां पर ये ह्रस्व स्वर हैं, मूल स्वर हैं, इनमें इसको किसी भी प्रकार से इन शब्दों में संधि नहीं हो सकती, क्योंकि मूल का मतलब है जिन्हें तोड़ा ना जा सके। ये ऐसे ही प्रयोग होते हैं, सिर्फ मात्राओं के रूप में अपने हिंदी के शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो है चारों मूल स्वर मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होते, इनके कोई टुकड़े नहीं होते, इनमें संधि नहीं होती। लेकिन केवल 4 स्वर से हिंदी में काम नहीं चला, हमें और स्वरों की आवश्यकता हुई। उनको कहां से लाएं, कौन देगा? संस्कृत में 4 ही ध्वनियां थी। जिस समय हिंदी अपभ्रंश के रूप में चल रही थी, उस समय तक संस्कृत में 4 ही ध्वनियां थी। तो देखिए फिर क्या हुआ, जब संस्कृत में शब्द मिलने जुलने लगे, जब जुड़ने लगे, तो जुड़ने के कारण संयुक्त शब्दों का, संयुक्त स्वरों का निर्माण हुआ। तो देखिए कैसे, जब अ
अब हमें और की जरूरत पड़ी, जब हमें और स्वरों की जरूरत पड़ी तो हमने संयुक्त स्वर बनाए। क्योंकि बोलचाल संधि युक्त शब्द बनने के कारण संयुक्त स्वरों का भी निर्माण हुआ। कैसे हुआ देखें, अ है, कहां से लाएं, कहीं से नहीं ला सकते, इसी को जोड़ दिया, बन गया आ। फिर ई को लिया, बन गया ई, दीर्घ। फिर ऊ को लिया, ऊ को ऊ से जोड़ दिया, बन गया बड़ा। देखिए ये जो 3 शब्द हैं एक ही स्वर से बने हैं। एक स्वर से बने होने के कारण इन्हें हम समान स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और चूंकि ये दीर्घ स्वर हैं, दोनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर होने के कारण ही इन स्वरों में जहां जहां ये स्वर मिलेंगे इन स्वरों में दीर्घ संधि। तो देखिए यही निश्चित हो गया दीर्घ संधि की परिभाषा। दीर्घ संधि की परिभाषा रट रट के अगर हम संधियां पढ़ेंगे तो शायद संधियां हमको कभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हम अगर ये नियम जान लें कि स्वरों का निर्माण ही जिनसे हुआ है, जब वो स्थिति आमने सामने आएगी तो परिवर्तन यही होगा। अगर अ के सामने अ आ जाए तो दीर्घ अ ही बनेगा। अगर किसी शब्द में बीच में बड़े आ की मात्रा है तो वो उसके असमान स्वरों में ही टुकड़े होंगे। ई के बाद ई आएगा तो बड़ी ही बनेगा, ऊ के बाद ऊ आएगा तो बड़ा हु बनेगा। इनको हम समान स्वर भी कहते हैं क्योंकि एक ही, दोनों इन स्वरों में एक ही स्वर विद्यमान है, कोई दूसरा स्वर यहाँ पर नहीं है, इसलिए इन्हें हम समान स्वर कहते हैं। चूंकि दोनों का एक दीर्घ रूप तैयार हुआ है इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और इसी दीर्घ स्वर के कारण इन स्वरों में होने वाली संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीजें हैं। इसके आगे अभी और भी स्वर बने तो क्या किया हमने, अ से किसको जोड़ा, ई को। अब ऐसे जोड़ा, ई यहां से बन के आया ए, आई, उच्चारण के आई, इसको बोले हम ऐसे तो आई। पहले अपभ्रंश काल में ऐसे ही ध्वनियां थी, ये वाले रूप नहीं थे, औ औ आई ऐसे बोले जाते थे, आई और औ। ये अपभ्रंश काल की ध्वनियां हैं, लेकिन बाद में इनमें परिवर्तन हुए, ऐसे आ गए। और फिर हमने ऊ को जोड़ा तो ये हो गया औ। तो अब देखिए ये 2 स्वर जो हैं वो कैसे हो गए, ये चूंकि देखिए समान स्वर नहीं है तो ये स्वर हुए आपके असमान स्वर। और असमान स्वर होने के कारण चूंकि दीर्घ स्वर ये भी हैं, लेकिन ये दीर्घ में नहीं आते हैं क्योंकि दीर्घ संधि में केवल समान स्वर आते हैं। ये चूंकि ऑलरेडी असमान स्वरों से बने हैं इसलिए इनमें गुण संधि होती है, गुण के आधार पर संधि हुई, क्योंकि उच्चारण में जो निकल रहा था वही बोला गया, आई औ। इसके बाद और भी बने हैं। अब इनके जैसे ये आ, ई और ऊ के दीर्घ बन गए, इसी तरह से सॉरी ये वाला ओ है, ये है और ये ओ है, ओ नहीं है ओ। अब इनके भी दीर्घ बनाने के लिए क्या किया, अगला स्टेप इनको आ जोड़ दिया। इनमें आ जोड़ने से ये और भी दीर्घ हो गए, इनका दीर्घ रूप मिल गया। इनमें आ जोड़ा ओ, इनका दीर्घ रूप मिल गया तो ये हो गए। चूंकि इनमें भी दीर्घ, लेकिन ये वृद्धि संधि में आते हैं। दीर्घ वृद्धि का मतलब भी बड़ा होता है और दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है, लेकिन ये सारे दीर्घ संधि में नहीं गए क्योंकि ये असमान स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। इसलिए इन 2 स्वरों के लिए वृद्धि संधि बनाई गई और इन 3 समान स्वरों के लिए दीर्घ। इस तरह से ये जो हमारी मुख्य 3 संधियां हैं वो हैं। इसके बाद अगर हम इनकी विपरीत स्थिति करें, ए
सॉरी ये ई और ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर कर दें तो यण संधि हो जाएगी। ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो अयादि संधि हो जाएगी। उनको हम बाद में समझेंगे, पहले हमारी ये 3 मुख्य संधियां हम समझते हैं। स्वर वर्णमाला से इतना ही जरूरी था, इतना हमने ले लिया। आप नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको जैसी सुविधा हो, क्योंकि इस तरह से, इस क्रम से और इस तरीके से नियम शायद ही आपको किसी किताब में मिले। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिले तो आप यहां से इनको स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। आगे अब हम सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, जब संधि करते समय स्वर के बाद स्वर आए। संधि करते समय स्वर के बाद, ये जरूरी है कि स्वर के बाद स्वर ही आए। और परिवर्तन भी स्वर में ही हो। ये स्वर संधि की शर्त है। संधि करते समय स्वर के बाद स्वर ही आए और परिवर्तन भी स्वर में हो, तभी स्वर संधि होगी। अगर परिवर्तन किसी और व्यंजन में या विसर्ग में हो गया तो वहां स्वर संधि नहीं होगी, क्योंकि स्वर व्यंजन में भी आ जाते हैं और विसर्ग में भी आ जाते हैं। तो देखिए, अब स्वर की संधि, चूंकि स्वरों के अनुसार स्वर जिस हिसाब से बने हैं 5 प्रकार की होती हैं। ये जैसे जैसे स्वर बने, पहले नंबर पे दीर्घ स्वर बने तो दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि जो मूल स्वर हैं उनमें संधि हो नहीं सकती और होती भी नहीं है, दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पे गुण ई और ए बने, गुण संधि उनकी। तीसरे नंबर पे वृद्धि संधि। चौथे पे गुण की अपोजिट जब स्थिति आएगी तो यण संधि हो जाएगी। और यण संधि सबसे अच्छी, सबसे प्यारी संधि है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपसर्ग भी आपको इसी में मिलेंगे। यण संधि। और 5वीं है अयादि संधि, जो कि वृद्धि संधि के विपरीत वर्ण आने पर बनती है। हालांकि संस्कृत के बहुत से विद्वान अयादि संधि को संधि नहीं मानते हैं, क्योंकि अयादि संधि के अधिकांशतः शब्द ऐसे हैं जो प्रत्यय से बनते हैं। 80% पूरे संधियों में अधिकांश शब्द प्रत्यय के हैं, और नियम भी वहां प्रत्यय के लगते हैं, संधि के नियम कम लगते हैं। जबरदस्ती उसको शब्दी बनाई गई है, संधि बनाई गई है, इसलिए बहुत सारे विद्वान इसको संधि मानते भी नहीं है। और शायद कोई भी परीक्षा में, इतने सारे पेपर उठा के देख लीजिए, आज तक कोई अयादि संधि का शब्द कोई इक्का दुक्का आ गया हो, वो भी वो जहां पर संधि का नियम लग रहा हो तो ही हो, वरना जहां प्रत्यय के नियम लग रहे हैं वहां संधि बहुत कम आती है। अयादि संधि के शब्द नाम मात्र के लिए आते हैं या आते ही नहीं है, या प्रत्यय के लिए आते हैं, प्रत्यय निकालना हो तब आते हैं। तो इस तरह से स्वर संधियां 5 प्रकार की हुई। आगे हम आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में स्वर संधि के अंतर्गत हम दीर्घ संधि विस्तार से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 संधियों को हम पूरे विस्तार से, पूरे नियम से, बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, और समझने के बाद फिर हम उनके प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे और उन पर आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले जरूरी है कि आप स्वर संधि से संबंधित बहुत सारे शब्द कल की क्लास के लिए इकट्ठे करके रखें। शायद कोई ऐसे शब्द हों जो आपको नहीं आते हों तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उनके उत्तर देंगे, उनका विच्छेद कराएंगे और उनके नियम भी बताएंगे। इसी तरह से आप लगातार इसी डेडिकेशन के साथ हमारे इस SI की कक्षा से जुड़े रहें। व्याकरण से संबंधित सारे प्रश्नों को, सारे प्रकरणों को अच्छे से समझें और सीखें और उनका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।